हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज जो है ईवीएस की आपके लिए टॉप एमसीक्यू की मैराथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के टॉप क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। हमारी जिद है 30 में 30 लाने की और हम आपसे कह चुके हैं कि 8 फरवरी के लिए जो है आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है। टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन कवर किए गए हैं तो 101% आने की गारंटी रहेगी अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं और बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करते हैं तो सभी क्वेश्चन जो है आपको यहां से देखने को मिलेंगे। आज की इस वीडियो में आप ये समझ लें, अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको 8 फरवरी को जो है यहां से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि आज की जो है टॉप क्वेश्चनों की मैराथन है। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने है, परिवार एक इकाई होती है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है। आपसे परिवार के बारे में बात हो रही है। आप जानते हैं परिवार जो है सीटेट में 2 प्रकार के माने गए हैं। पहला है एकल परिवार और दूसरा है संयुक्त परिवार। एकल परिवार के संबंध में कहा गया है कि जिसमें माँ, पिता और उनके अविवाहित जो बच्चे रहते हैं वो एकल परिवार है। लेकिन जिसमें चाचा चाची, दादा दादी, बाकी सभी लोग रहते हैं और उनके विवाहित बच्चे रहते हैं वो क्या है, संयुक्त परिवार। लेकिन यहाँ पे आपसे कथन कुछ अलग पूछा गया है। क्वेश्चन है, परिवार एक इकाई है, एक इकाई होती है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है। तो क्या सत्य है? ऑप्शन पहला है सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। दूसरा ऑप्शन है सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट कहना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। तीसरा है सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। लास्ट है सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो आपको इनमें से राइट आंसर बताना है। आप देखिए कि आज आप कितने में से कितने नंबर कर पाते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो आज आपका भी टेस्ट यहाँ पे हो रहा है। आप हमें जरूर बताएं लास्ट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो राइट आंसर आपका इनमें से जो है सी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा क्योंकि परिवार के बारे में कोई एक कथन कहना हमारे यहाँ पे उचित नहीं होगा। हमारे यहाँ पे परिवार की मान्यताएं अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग दी हैं, इसलिए यह सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। हम आपको परिवार की परिभाषा भी बता चुके हैं कि परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एक एकल परिवार और एक संयुक्त परिवार। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे सामने रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम वीडियो में लेकर आए हैं। सभी वो क्वेश्चन जो सीटेट आपसे लगातार पूछता है, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहें, पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। सभी आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो सीटेट बार बार आपसे पूछता है और आप अगर पूरे प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है क्योंकि हम आपके लिए पेडागोजी के भी वीडियो लेकर आए हैं और जो है आपके लिए ईवीएस, नॉर्मल ईवीएस की भी लेकर आए हैं क्योंकि आप जानते हैं 15 नंबर की पेडागोजी आती है, 15 नंबर की ईवीएस आती है, कुल मिलाकर आपके 30 नंबर। तो हम 30 नंबर पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए आप पूरे वीडियो ध्यान से देख लें। आइए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो आपको बताना है इनमें से ग्रीन हाउस गैस क्या है। अब ग्रीन हाउस गैस कौन होती है आप जानते होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जलवाष्प है, उपयुक्त सभी है। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो आप राइट आंसर समझ गए होंगे कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसें हो जाएंगी। आप जानते हैं कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस होती है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस होती है, जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस में आ जाएगी और हम कहें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है कौन सी, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC हो गई है। इसके बाद N2O हो गई है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O हो गई है। ये सभी जो है कौन है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, यहाँ पर इसका आंसर जो है आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग जल संबंधित है? आपको बताना है इन रोगों में से कौन सा ऐसा एक रोग है जो जल से संबंधित है। खसरा, खसरा क्या जल से होता है? हैजा, डायरिया और पीलिया। तो इनमें से जल से जो रोग होते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पे जानते होंगे कि हैजा है, यही जल से होता है, डायरिया भी जल से होता है, पीलिया भी जो है जल से होता है।
खसरा क्या है? खसरा जो है जल से नहीं होता। तो यह जो है तीन ऑप्शन आपके यहाँ पे जल जनित रोग हो गए हैं। प्रदूषण से जो है जल प्रदूषण के कारण होते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। कौन कौन से? हैजा हो गया है, पीलिया हो गया है और डायरिया हो गया है। तीनों जो है जल जनित रोग हैं, आप याद कर लें, और तीनों जल प्रदूषण से होते हैं। तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे सामने रहेगा। क्वेश्चन यहाँ पे है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? आपको बताना है यह जो छात्र है वो कहाँ का है। राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है कि राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बात जो हो रही है सांप खाने के बारे में हो रही है। ऑप्शन आपके हो जाएंगे असम, हांगकांग, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको यहाँ पे बताना है कि लिंग हु फेन जो है कहाँ के लोग खाते हैं, कहाँ की डिश है। तो राइट आंसर आपका इनमें से क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा हांगकांग। हांगकांग की जो डिश है एक महत्वपूर्ण सांप की डिश है जिसको लिंग हु फेन कहते हैं। तो ये कहाँ का है? ये जो है हांगकांग का व्यक्ति है। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? आप जानते हैं कि फसलें दो प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की मानी जाती हैं, एक रबी, एक खरीफ और एक जायद। तो यहाँ से आपको रबी की फसल के बारे में पूछा गया है। तो रबी की फसल कौन होती है? रबी की फसल के बारे में अगर हम आपको बताएं कि जो अक्टूबर और नवंबर में जो है बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, वो फसल कौन सी कहलाती है? रबी की कहलाती है। जैसे हम कहें कि गेहूं हुआ, जौ हुआ, चना हुआ, सरसों हुआ, मटर हुआ, आलू हुए, ये सभी किसकी फसल है? रबी की फसल जो है मानी जाती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? कौन सी रबी की है? क्या चावल है? नहीं है। मूंगफली है? नहीं है। कपास है? नहीं है। लेकिन चना जो है रबी की फसल हो जाएगी। बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो सब फसलें हैं ये खरीफ की फसलें हैं। तो खरीफ की फसलों में अब चावल होता है, मूंगफली होती है, कपास होता है, उड़द होती है, मूंग होता है, सोयाबीन होती है। सभी दालें अधिकतर किसकी मानी जाती हैं? दालें जो है आपकी, जैसे चना दाल हुआ, मटर दाल हुआ, ये किसकी फसलें हैं? रबी की फसल है। गेहूँ हुआ, ये सब रबी की फसल हैं। बाकी आप जानते हैं चावल हुआ, मूंगफली हुआ, कपास हुआ, सोयाबीन हुआ, उड़द हुआ, मूंग हुआ, ये किसकी है? खरीफ की है। आपसे रबी की फसल के बारे में पूछा गया था, इसलिए राइट आंसर आपका जो है बी यहाँ पे चना राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आपको विटामिनों के रासायनिक नाम आने चाहिए, क्योंकि सीटेट आपसे क्वेश्चन जहां जहां से भी पूछ सकता है। हमने यहाँ पे हर चीज कवर की है, एक भी क्वेश्चन यहाँ पे मिस होने वाला नहीं है। हर कोने से ईवीएस के आपके यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आए हैं अलग अलग प्रैक्टिस सेटों में। तो आप सभी प्रैक्टिस सेट देख लें, पता नहीं किस प्रैक्टिस सेट का कौन सा क्वेश्चन आपके 8 फरवरी को देखने को मिल जाए, इसलिए आप एक ही प्रैक्टिस सेट मिस ना करें। आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपके साइट्रिक अम्ल या एस्कॉर्बिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। आपको विटामिन सी के बारे में नाम बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वो विटामिन सी का नाम होता है। आप विटामिन सी को जानते हैं कहाँ से प्राप्त होता है? तो खट्टे पदार्थों में, जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ, आंवला हुआ, सबसे ज़्यादा जो है विटामिन सी पाया जाता है। आंवला में, संतरा में, नींबू में, खट्टे पदार्थों में प्रचुर मात्रा में आप जानते हैं पाया जाता है। नाम क्या हो गया है इसका? एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया है। और अगर हम कहें इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो स्कर्वी जो है इसकी कमी से होने वाला रोग है। तो याद रख ले, स्कर्वी नामक रोग किससे होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड अम्ल। और पाया किस में जाता है? खट्टे फलों में, जैसे नींबू, संतरा, आंवला आदि में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी खुराक में प्रोटीन अधिक में नहीं है? तो इसमें से किस में जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है? जी आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन है आपके पनीर, दालें, शुद्ध घी या मांस। आपको इनमें से राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा।
जो है प्रोटीन किस में नहीं पाया जाता है इनमें से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा शुद्ध घी। घी में जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है। घी में क्या है? शून्य प्रोटीन होता है। आप याद रख लें, प्रोटीन का स्रोत नहीं है, बल्कि आप जानते हैं दालें मुख्य प्रोटीन का स्रोत है। दालें हो गई हैं। दालों में कितने परसेंट आप जानते हैं? 20 से 35% जो है, 35% प्रोटीन पाया जाता है। दालों में कितने परसेंट? 20 से 35% प्रोटीन पाया जाता है। इसी प्रकार से पनीर में कितना पाया जाता है? लगभग 9% प्रोटीन पाया जाता है। और हम कहें मांस में कितने? 8 से 20%, 20% तक जो है प्रोटीन मांस में पाया जाएगा। तो लेकिन किसमें जो 0% प्रोटीन है? तो शून्य प्रोटीन जो होता है वो शुद्ध घी में जो है प्रोटीन नहीं होता है, इसमें बसा होता है। तो राइट आंसर आप समझ गए होंगे कि किसमें प्रोटीन अधिक नहीं है पूछा गया था, इसलिए आपका आंसर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। और प्रोटीन किस किस में पाया जाता है? पनीर में, दालों में, मांस में, इन तीनों चीज़ों में पाया जाएगा। आप क्वेश्चन समझे और हम आपको विस्तृत वर्णन यहाँ पे एमसीक्यू का करा रहे हैं, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन ना यहाँ पे छूट जाए। हम आपको अभी विटामिन के बारे में ही बता चुके थे। विटामिन के बारे में अगर आप और जानना चाहें, जैसे हमने कहा था यहाँ पे विटामिन सी, आप जानते हैं कौन कौन सी विटामिन होते हैं? विटामिन ए होता है। नाम क्या होता है इसका? नाम होता है, विटामिन ए का अगर आप नाम देखें तो रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल जो है विटामिन ए का नाम है। इसकी कमी से रोग क्या? तो सबसे महत्वपूर्ण रोग है रतौंधी है, और संक्रमणों का खतरा भी हो जाता है, जीरोथैलेमिया भी हो जाता है। और विटामिन ए मिलता किस में है? आप जानते हैं विटामिन ए जो है वो किस किस में मिलता है? तो दूध में मिलता है, अंडा में मिलता है, पनीर में मिलता है, मछली के तेल में मिलता है, हरी साग सब्जियों में भी मिलता है। इसके बाद देखें विटामिन बी1, तो बी1 का नाम क्या होता है? थायमीन। याद रख लें, थायमीन जो होता है विटामिन किसका नाम है? विटामिन बी1 का नाम है। इससे कमी से एक महत्वपूर्ण रोग होता है जो याद रख लें, क्वेश्चन पूछा जाता है, बेरी। कौन सा? बेरी जो है वो किससे होता है? बेरी जो है विटामिन बी1 से होता है। नाम क्या हो गया है? थायमीन। पाया किस में जाता है? तो आप देख लें, मूंगफली, तिल, इनके सब में तेल में पाया जाएगा। ठीक है। और सूखी मिर्च में भी पाया जाता है, सब्जियों में भी पाया जाता है, और बिना भुनी हुई दालों में ही पाया जाएगा। जी यहाँ पे महत्वपूर्ण हो गया है। इसके बाद हम देखें, अगर बी वन हो गया है हमारा, बी टू का नाम क्या है? तो याद रख लें, बी टू का नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन जो है बी टू का नाम हो गया है। और इसकी कमी से क्या होता है? त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना। ठीक है। तो जी यहाँ पे कमी से रोग हो जाए। पाया किस में जाता है? तो यह पाया जाएगा खमीर में। सबसे ज़्यादा किस में पाया जाए? खमीर में, मांस में, हरी सब्जी में और दूध में। इसी प्रकार से हम आपको बताना, जैसे बी3 होगा, इसका नाम क्या है? बी3 का नाम क्या है? बी3 का आप नाम बताएं। नियोसिन भी कहते हैं उसको, और निकोटिनेमाइड भी कहते हैं। इसी प्रकार से बी5 है, बी6 है, बी7 है, बी9, बी12 है, सी के बारे में हम अब बता चुके हैं। और इसी प्रकार से डी है। डी का नाम क्या है? विटामिन डी का नाम बताएं आप। विटामिन डी का नाम क्या है? तो विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉन। क्या है? कैल्सीफेरॉन जो है विटामिन डी का नाम हो जाएगा। और फ्लोक्विनोन किसका होता है? फ्लोक्विनोन विटामिन के का नाम होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो रक्त का थक्का ना बनना। पाया किस में जाता है? टमाटर में, हरी सब्जी में जी पाया जाता है। के का नाम क्या है? टोकोफेरॉन। के का नाम क्या है? टोकोफेरॉन। ठीक है। तो हम आपको विटामिन के बारे में भी बता चुके हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे स्क्रीन पर सामने रहेगा। इसके बारे में, प्रोटीन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आइए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? अब आपको बताना है गोलकुंडा किला के बारे में। तो गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? ऑप्शन आपके यहाँ पे सामने है। ऑप्शन आपके हो जाएंगे, चोल राजवंश ने बनवाया था क्या, या चालुक्य राजवंश ने बनवाया था, या काकतीय राजवंश ने बनवाया था, या पल्लव राजवंश ने बनवाया था। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है कि गोलकुंडा या गोलकोंडा दोनों एक ही नाम हो जाएंगे। तो गोलकुंडा का किला जो है किसने बनवाया था? तो आप जानते होंगे कि गोलकुंडा का किला जो है वो कहाँ पर है? दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित एक दुर्ग है तथा ध्वस्त नगर है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? काकतीय राजवंश ने करवाया था। सी इसका जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो गया है। अगर बताएं कि गोलकुंडा के पास से कौन सी नदी निकलती है, तो मूसी नदी, क्योंकि ये इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, तो हम आपको बता रहे हैं मूसी नदी जो है यहाँ से निकलती है। तो राइट आंसर क्या हो गया, कोकतीय राजवंश ने जो है गोलकुंडा का किला बनवाया था। पाया कहाँ जाता है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, ठीक है, में स्थित एक ध्वस्त जो है नगर है। तो याद रख लें, गोलकुंडा कहाँ पाया जाता है, हैदराबाद में। और किसने बनवाया था, काकतीय राजवंश ने बनवाया था। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे सामने रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। इसका क्या कारण है कि एस्किमो अपने घर पर जो इग्लू का निर्माण है वो बर्फ से करते हैं, इसका कारण क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके देख लें। ऑप्शन यहाँ पे है, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती। दूसरा यहाँ पे है, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। जी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। बर्फ ठंड से बचने के लिए जो है बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद जो हवा होती है वो अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है, इसलिए वह क्या करते हैं, इग्लू का निर्माण करते हैं। अगला हो जाएगा, बर्फ मुफ्त में मिलती है। जी कोई बात नहीं हुई। अगला है, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। जी तो ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे बी आपका हो जाएगा, क्योंकि एस्किमो ध्रुवीय जो है प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति है। जी आप जानते हैं एस्किमो क्या है, एस्किमो जो है ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति है जो अपने घरों को का निर्माण करते हैं, और घरों को क्या कहते हैं, इग्लू इनके घरों को कहते हैं। तो आप याद रख लें कि ध्रुवीय प्रदेशों में कौन सी जनजाति रहती है, तो एस्किमो जनजाति रहती है। इनके घरों को नाम क्या कहते हैं हम, इग्लू कहते हैं। इनके घरों को इग्लू कहते हैं। एस्किमो बर्फ के घरों का निर्माण इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद जो हवा होती है वो क्या नहीं करती है, अंदर की गर्मी को बाहर आने से रोकती है, जिसके कारण घर के अंदर गर्मी का जो है एहसास होता है, उनको ठंड नहीं लगती है। तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। अगला आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसान के मित्र के बारे में है, जिसको हम केंचुआ कहते हैं। तो केंचुआ के बारे में आपका क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सीटेट में आया हुआ ना हो या सीटेट यहाँ से क्वेश्चन पूछता ना हो। हर वो टॉपिक यहाँ पे कवर किया गया है जो सीटेट में आ सकता है। तो आप वीडियो ध्यान से देखते रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आइए देखते हैं, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। पहला हो गया है, केंचुए मित्र पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा है, केंचुए खरपतवार खाते हैं, इससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। क्या ये पॉइंट सही हो सकता है? हमसे पूछा गया है कि केंचुए किसान का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। यहाँ पे हमें क्या चुनना है, सही कारण चुनना है। तो आप यहाँ पे जानना है कि राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो सकता है। तो ये तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि केंचुए पत्तियों को और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ होती है। ठीक है, बी क्या केंचुए खरपतवार खाते हैं? बिल्कुल गलत बात हो गई, बी पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा। तीसरा है, केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। बिल्कुल राइट पॉइंट है, केंचुए जमीन को पोली भी कहते हैं, भुरभुरी भी कहते हैं। आइए अगला हम देखें। अगला पॉइंट आपसे कहा गया है कि केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ये भी बिल्कुल राइट बात हो गई है। मतलब पहला सही है, सी सही है और डी सही है। तीनों पॉइंट जो है केंचुए के बारे में बिल्कुल सही पॉइंट तीनों हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे ए सी डी किस में है? जी हम आपका यहाँ पर ऑप्शन देख लें तो ए सी डी किस में है? ए सी डी हमारा यहाँ पे हो गया है सी में, बी में। तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें बी है वो गलत है तो जे भी गलत है, जे भी गलत है। यहाँ पे आपका डी नहीं है इसलिए जे गलत है, और जो है बी आपका राइट पॉइंट हो जाएगा। केंचुए के बारे में सभी बातें हमने यहाँ पे कर ली। आप जानते हैं केंचुए को किसान का मित्र कहते हैं क्योंकि यह जमीन में छेद करके मिट्टी को क्या कहता है, पलट कर पोला कहता है तथा ह्यूमस बनाते हैं। केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों में जमीन को जो है आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ठीक है, मिट्टी को उलटने पलटने और पोली में उनके पोषण पदार्थ जो है ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषण पदार्थों का
उपयुक्त कहता है। इसके अलावा केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और ये भी जानते हैं इनके मल से भूमि क्या होती है, जमीन उपजाऊ होती है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखें। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में जो होता है कौन सा पेलिकन पक्षी जो होता है वो कहाँ प्रजनन कहते हैं। ऑप्शन है नीलापट्टू में, या कुंथन कुलम में, या कोक्कारे बेलूर में, या उपयुक्त सभी में। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है कि जो पेलिकन पक्षी होते हैं जो प्रजनन कहाँ कहते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। जो पेलिकन पक्षी होते हैं जी कहाँ पर, तो भारत में जो पेलिकन पक्षी हैं जी कहाँ पर, नेलापट्टू में और कूथनकुलम में और कोक्कारे बेलूर में जो है प्रजनन कहते हैं। सभी जगह जो है प्रजनन कहते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कई बार जो है सीटेट में आया हुआ है, कई बार पूछा गया है सीटेट में, इसलिए इसको ध्यान रख लें। क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। पहली बात तो हम आपको बता चुके हैं सभी क्वेश्चन वो कवर किए गए हैं जो सीटेट बार बार पूछता है या जहाँ से क्वेश्चन आपके लिए हर बार पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करें, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है घटपर्णी पौधा, इसको निफेंथिस भी कहते हैं, क्या है। तो आप जानते हैं कीटभक्षी पौधा है। आइए ऑप्शन देखते हैं। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारप्त की ध्वनि निकालता है। गलत बात हो गई, यह ध्वनि नहीं निकालता है, यह जो है ध्वनि नहीं निकालता है। कीट मकोड़ों को तो खाता है लेकिन ध्वनि नहीं निकालता। दूसरा, का मुख छोटी छोटी जो है कंटियों से ढका होता है, ये भी गलत बात हुई, भारत में नहीं पाया जाता है, ये भी आपकी यहाँ पे गलत बात हो गई है। अगला डी पॉइंट देखें। मेंढकों, कीड़े मकोड़ों, चूहों को जो चालाकी से फंसा कर खा जाता है, बिल्कुल राइट आपकी बात हो गई है। तो डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं घटपर्णी पौधे की जो पत्तियां होती हैं पूर्ण रूप से तथा उनका कुछ भाग जो है सुराही के आकार का बन जाता है। किसके आकार का, इस प्रकार से हम कहें कि सुराही के आकार का इस प्रकार से बन जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर एक क्या लगा रहता है, ढक्कन लगा रहता है। यहाँ पे जी इसका मुख होता है, यहाँ से जो है सुगंध अच्छी मीठी सुगंध निकलती है। तो इस वजह से कीड़े मकोड़े आते हैं और इसमें आकर फंस जाते हैं, जी ढक्कन बंद हो जाता है। तो ये है घटपर्णी का पौधा का चित्र, यहाँ पे हमने बता दिया है। तो सुराही के आकार में बदल जाते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है, लंबाई 1 इंच होती है और जो है 1 इंच भी हो सकता है, 1 फुट तक भी हो सकता है होती है। मेंढकों को, कीड़ों मकोड़ों को, चूहों को अपने जाले में फंसाकर खा जाता है। ये क्यों कहता है, यह इसलिए कहता है, यह ऐसे स्थानों पर उगता है जो है घटपर्णी जो है निफेंथिस जो है ऐसे स्थानों पर उगता है जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, माने दलदल का स्थान होता है और दलदल जगह पे यह उगते हैं और दलदली जगह पे उनको नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, किनको, घटपर्णी पौधा जो है उसको नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए यह करना पड़ता है, किसको, कीड़े मकोड़ों को खाना पड़ता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी यहाँ पे हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि घटपर्णी कहाँ पाया जाता है, घटपर्णी जो है कहाँ पाया जाता है, जी आप कमेंट बॉक्स के हमें बताएं। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। बात हो रही है हाथियों के बारे में। तो आप जानते हैं हाथियों के बारे में क्या कुछ, अगर नहीं जानते हैं वैसे तो हम आपको पुरानी वीडियो में ही बता चुके हैं। ऐसे सभी क्वेश्चन आपको हम बार बार रिवाइज करवा रहे हैं जो सीटेट पूछता है और जहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे। आप पूरे प्रैक्टिस सेट देखते चलें, आपका ईवीएस में 30 में 30 आने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम वहां से आपको वीडियो बनाएंगे और आपकी वो कमी दूर करेंगे। लेकिन सीटेट में हमें ईवीएस में 30 में 30 चाहिए पूरे नंबर, ईवीएस में एक भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए आपका। आइए देखते हैं हाथियों के विषय में नीचे दिए गया कौन सा कथन सही है, आपको बताना है हाथियों के बारे में। पहला आपका ऑप्शन हो गया 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। क्या ये बात सही है, क्या पहला पॉइंट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन जो होता है वो कितना, 2 क्विंटल होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात है वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते
और झाड़ियाँ खा सकती हैं। ये क्या बात आपकी हो गई है? ये बात आपकी गलत हो गई है। 1-2 क्विंटल नहीं, 1 क्विंटल मतलब 100 किलो तक खा सकती हैं। तो ये बात तो आपकी गलत हो गई है। तीसरा पॉइंट देखें, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। ये तो सबसे बहुत गलत बात हो गई है। हाथी सबसे कम सोते हैं, 2 से 4 घंटे तक ही आराम करते हैं। अगला है, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। ये भी बहुत गलत बात हो गई। हाथी बहुत ही कम आराम करते हैं। तो बी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो है आंसर आपका ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखें। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने है कि भिंडी में पाया जाता है। आपको बताना है कि भिंडी में इनमें से क्या पाया जाएगा। जो ये पॉइंट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भिंडी में पाया क्या जाता है। तो भिंडी में आप जाने कि क्या पाया जाएगा। ऑप्शन आपका है, फॉस्फोरस पाया जाता है, या विटामिन ए पाया जाता है, या जो है विटामिन सी पाया जाता है, या ये सभी पाए जाएंगे। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो हम आपको बताएं कि भिंडी में जो है क्या क्या पाया जाएगा। भिंडी में आपके जो है ये सभी पाए जाएंगे। फॉस्फोरस भी पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ये सभी डी यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी, आप जानते हैं जो आदिवासी होते हैं वो हजारों साल पहले से कांसे मतलब ब्रॉन्ज की चीजें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको जी बताना है कि कांसे के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट है, यह जो है पीतल माने ब्रांस और तांबे मतलब कॉपर का मिश्रण है। क्या जी बात सही है? जी बात आपकी सही नहीं है। दूसरा है, यह तांबे, जस्ता एवं एल्यूमिनियम का मिश्रण है। ये भी बात आपकी सही नहीं है। अगला पॉइंट आपका है, यह तांबे और टिन का मिश्रण है। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है। यह जो है किसका मिश्रण है? सी जो है यहाँ पे राइट पॉइंट हो जाएगा। यह तांबे और टिन का मिश्रण होता है। आप जानते हैं आदिवासी जो है हजारों सालों से कांसे की चीजें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे की बर्तन उपलब्ध होते हैं। ये भी आप जानते हैं। और जो है इसका उपयोग बर्तन, मूर्तियां आदि के लिए भी किया जाता है। कांसे किससे मिलते हैं? कांसे जो है कॉपर से, Cu से, और टिन मतलब Sn से। याद रख लें, Cu और Sn। कभी कभी आपको ऑप्शन में वो तांबा नहीं देगा और टिन भी नहीं देगा। Cu दे देगा मतलब कॉपर दे देगा, और आपको Sn दे देगा, Sn मतलब टिन, संकेत दे देगा। आप कन्फ्यूज ना हो, इसलिए हमने संकेत भी बता दिए हैं। और तांबे को कॉपर भी कहते हैं, और इसका संकेत Cu है, इसका Sn है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हमें यहाँ से 0 से आपको 100% की सभी चीज़ें जो है बताते चल रहे हैं। हर MCQ का विस्तार भी लेकर चल रहे हैं, जिससे कि एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। तो वीडियो पूरी ध्यान से देखते रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। आइए अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समाज की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समाज की सबसे सूक्ष्म इकाई इनमें से क्या होगी? राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो समाज की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या ग्राम है, परिवार है, विद्यालय या समुदाय है? तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो आप जानते हैं समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है। बी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। समाज की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है? परिवार है, और परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला कहलाता है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? हमें यहाँ पे गलत पर टिक लगाना है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो नहीं है पे आपको यहाँ पे जाना है। तो राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो क्या आप जान रहे हैं कि कुंभ इलाहाबाद में लगता है? राइट आंसर हो सकता है। हाँ बिल्कुल राइट है। आप जानते हैं कि कुंभ जो है इलाहाबाद में लगता है। दूसरा है, रथ यात्रा पुरी में निकलती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। पुरी में ही जो है कौन है? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। अगला है, देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी में लगता है। ये भी क्या बात सही हो जाएगी? बिल्कुल राइट आपकी सही है कि जो है देवा शराफी मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी में लगता है। आगे लास्ट है आपका, ददरी मेला क्या मथुरा में लगता है? तो ये बात आपकी यहाँ पे गलत हो जाएगी। ददरी मेला कहाँ लगता है? तो ददरी मेला जो है कहाँ पर लगता है? जी आपको हमें बताना है कि ददरी मेला कौन है। तो ददरी मेला जो है यह पशु मेला उत्तर प्रदेश की बलिया जनपद में लगता है। जी आपको यहाँ पे याद रखना है। मथुरा में नहीं लगता है। कहाँ पर लगता है? यह जो है बलिया में
लगता है। तो राइट आंसर आपका जी हो जाएगा, सुम्मिलित नहीं है पूछा गया था, इसलिए डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता, इनमें से कौन सी चीज जो है पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होती है, जी आपको यहाँ पे बताना है। क्या है? मोम, ग्रीस, कोयला या डीजल। तो आपको इनमें से बताना है कि पेट्रोल से प्राप्त कौन नहीं होगा। तो पेट्रोलियम से आप जानते हैं कोयला प्राप्त नहीं होता है, बी यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। बी वनस्पति से प्राप्त होता है, तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम से मोम प्राप्त होती है, ग्रीस भी प्राप्त होता है और डीजल भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन कोयला जो है प्राप्त नहीं हो। आपसे पूछा गया था कौन प्राप्त नहीं होगा, इसलिए सी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन आपके यहाँ पे सामने है। भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में अवस्थित है, कौन सा है? आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इनमें से आपको बताना है कि भारत का वैश्विक धरोहर आपको यहाँ पे बता। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, क्योंकि कई बार जो है आपके एग्जामों में आया है। तो भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य जो है राज्य में अवस्थित है, क्या है? बेली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, दूसरा है भारत की माउंटेन रेलवे है, या सुंदरबन नेशनल पार्क है, या लास्ट आपका ऑप्शन है कोलका शिमला रेलवे है। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वैश्विक धरोहर जो एक से अधिक राज्यों में अवस्थित है वो क्या है? भारत की माउंटेन रेलवे, बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब जानते हैं भारत की माउंटेन रेलवे जो है पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित है। यह भारत रेलवे भारत के कई राज्यों में है, जैसे अपन कहें कि दार्जिलिंग हिमालय रेलवे पश्चिम बंगाल में है, इसी प्रकार से नीलगिरी रेलवे तमिलनाडु में है, कालका शिमला रेलवे जी हिमाचल में है। तो इसी प्रकार से हम कहें कि जो हमारी है रेलवे यूनेस्को की विश्व धरोहर जो है सूची में भी शामिल है। जी आपको यहाँ पे पता चल गया है कि वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्यों में है वो कौन है? भारत की माउंटेन रेलवे, बी जो है यहाँ पे राइट आंसर इसका बी यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए जीके का, कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन है 1910 में, 1911 में, 1912 में या 1952 में। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर लगाना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ जो है 1911 में हुआ था, बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके तहत क्या है? इलाहाबाद में नैनी के बीच जो है विमान डाक सेवा का भी परिचालन हुआ था, जी भी आप याद रख लें। आइए अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है। क्वेश्चन आपके सामने है। हमारे देश में मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? तो आपको जी बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मानचित्र में जो है झारखंड है जी कहाँ पर स्थित हो जाएगा। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल के पूर्व में, जी आपको यहाँ पे बताना है कि झारखंड कहाँ है। पश्चिम बंगाल के पूर्व में हो जाएगा, या उड़ीसा के उत्तर में, या छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, या उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है कि झारखंड कहाँ स्थित है। तो आप देखें जो झारखंड है वो हमारा मानचित्र का देखें तो झारखंड उड़ीसा के उत्तर में होगा। जे है यहाँ पे झारखंड, जे है यहाँ पे उड़ीसा, तो उड़ीसा के उत्तर में कौन हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए मैप की बहुत ज़रूरत है, वो आप एक बार मैप देख के जाएँ, क्योंकि मैप से क्वेश्चन आता ही आता है। नहीं तो हम आपको बता देंगे पूरे मैप के बारे में, जिससे आपका एक क्वेश्चन वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है। आपको बताना है कि जो बच्चे का रक्त समूह है वो ओ होगा। कितनी संभावना है? 75%, 50%, 100% या 25%। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं
कि यहाँ पे जो रक्त समूह है, पुरुष का O है, स्त्री का A है, तो O रक्त समूह वाले बच्चे होने की संभावना जो आपकी रहेगी वो 50% रहेगी। बी जो है इसका राइट आंसर हो गया है। आप 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कर पाते हैं कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपका यह रिवीजन है और आप रिवीजन में कितने क्वेश्चन कर पाते हैं इससे आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम प्रारंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए कि मधुमक्खी पालन किस टाइम पे बिहार के लोग करते हैं। यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसको आपको लगाना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा, ऑप्शन है आपके अगस्त से अक्टूबर, या अक्टूबर से दिसंबर, या फरवरी से अप्रैल, या अप्रैल से जून। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो इसका होगा वो आपका बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं कि मधुमक्खी पालन का काम 18वीं सदी से हो रहा है। इसके पूर्व जो है पहले यह जंगलों में होता था, लेकिन बिहार में इसका पालन सबसे अच्छा टाइम कब होता है? अक्टूबर से दिसंबर तक जो है बिहार में सबसे अच्छा टाइम इसका होता है, क्योंकि इस टाइम जो है मधुमक्खियां अपने अंडे देती हैं। इस वजह से ये जो टाइम है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन है किसान के मित्र से। अभिकथन ये दिया गया है कि केंचुआ किसानों का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है। इसके बाद आपका तर्क है कि केंचुए खरपतवारों को नष्ट करते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि अभिकथन और तर्क दोनों सत्य हैं क्या। ऑप्शन आपको है ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है, और लास्ट है आपका दोनों गलत है। तो आपको इनमें से राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो आइए हम बताते हैं। आप जानते हैं कि केंचुआ जो किसान का मित्र होता है, पहली बात अभिकथन ए जो है बिल्कुल सत्य है, लेकिन दूसरी बात आपसे कही गई है कि केंचुआ खरपतवार को नष्ट करता है। ये बात आपकी गलत है। केंचुआ खरपतवार को नष्ट नहीं करता है, इसलिए आपका ये कथन गलत हो जाएगा। मतलब हमारा ऑप्शन जो है सी यहाँ पे राइट होगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है। सी ऑप्शन आपका जो है सही है। आपने कौन सा लगाया है आप देख लें, सी यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आप जानते हैं कि केंचुआ जो होता है वो किसान का मित्र है। क्यों? क्योंकि केंचुआ जो है मृत पत्तियों को और जो है पौधों को खाता है, और जो है मिट्टी में जो गिरती हैं, और गिरने के बाद जो क्या है जे इसको क्या में बदल देता है, जे जो है खाद में बदल देता है। केंचुआ जो है मिट्टी को भुरभुरी करता है, भुरभुरी कहे तो नरम बनाता है, और जिससे मिट्टी में क्या है पानी बहुत जल्दी पहुंच जाता है, और इसलिए किसान का मित्र क्या माना जाता है? केंचुआ। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन है सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़कर या रख नहीं सकता। सांप को ना पकड़ सकता है और ना ही रख सकता है, किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? कौन सा वो अधिनियम है जिसमें सांप को पकड़ने और रखने पर रोक लगाई गई है? जी आपको यहां पे बताना है कि राइट आंसर आपका यहां पे क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपको इनमें से बताना है कि राइट आंसर आपका यहां पे क्या राइट आंसर होगा। बात हो रही है सांप की। ऑप्शन है पर्यावरण अधिनियम 1986 है, दूसरा है जैव विविधता अधिनियम 2002 है, या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, या वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। तो आपको राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप जानते हैं कि वन संरक्षण अधिनियम 1972 जो है के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर सांप को पकड़ता है या सांप को रखता है तो यह बिल्कुल ही कानून के खिलाफ है। सांप को आप ना पकड़ सकते हैं ना रख सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन में 1976 में वन और जंगली जानवरों एवं पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से संवैती सूची में स्थानांतरित कर दिया था।
यह नियम पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु जो है अधिनियमित किया गया है। इसलिए आप जानते हैं कि आप किसको, सांप को ना पकड़ सकते हैं और ना रख सकते हैं। किस अधिनियम के तहत? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। सी यहां पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है और क्वेश्चन है आपसे, जंतु परागण किसके द्वारा पौधे के परागण की विधि है? तो जंतु परागण किसके द्वारा पौधों के परागण की जो विधि है वो आपको बताना है। पक्षियों के, चमगादड़ के, गिलहरी या मधुमक्खियों के। तो यहां पे आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहां पर होगा कि जो जंतु परागण किसके द्वारा पौधों के परागण की विधि है तो वो जो है चमगादड़ के है। बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चमगादड़ द्वारा परागण को आप जानते हैं चीरोप्टेरोफिली कहा जाता है। रेगिस्तानों में चमगादड़ अक्सर रात्रिकालीन फूलों में जो है परागवाहक होते हैं। यह फूल आमतौर पर जो है बड़े होते हैं, इसलिए चमगादड़ उनके अंदर प्रवेश कर जाती है और राइट आंसर आपका यहाँ पे बी जो है राइट आंसर हो जाता है। आप क्या लगा रहे थे? आप अपने क्वेश्चन लगाते जाएं, कितने आप 30 में से हल कर पा रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वन किसी राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा के सूचक होते हैं। वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है वनों के बारे में। पहला है, ये जल चक्र को बनाए चालू रखने में भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही बात है। वन जो होते हैं जल चक्र को बनाए रखते हैं और उसको चालू करते हैं। मतलब आप जानते हैं कि वनों से ही क्या होती है, वर्षा होती है। वन जो है बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो पहला कथन तो आपका बिल्कुल सही है। आइए दूसरा देख लेते हैं। बेवृक्षों से ढके हुए एक छोटा सा क्षेत्र है। ये तो ठीक है। अगला, एक घरेलू पशुओं के लिए आवास उपलब्ध कराते हैं। ये भी ठीक है। अगला है, ए अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो यहाँ पर आपको कथन बिल्कुल सत्य बताना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, क्योंकि ये जो कथन है पहला, ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे सामने रहेगा। बात हो रही है झूम खेती है। क्या बताना है आपको? आपको बताना है कि झूम खेती है। झूम खेती क्या है? ऑप्शन है, जैविक खेती है, या काटो और जलाओ खेती है, या रासायनिक कीटनाशकों का सीमित उपयोग है, या फसल चक्रण है। तो झूमिंग खेती क्या है? झूम खेती जो है काटो और जलाओ खेती है। बी यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका जानना है। आप जानते हैं कि झूमिंग खेती को एक प्रकार से हम क्या कहते हैं, स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। यह कहाँ पर होती है? पूर्वोत्तर भारत में होती है। कहाँ पर होती है? पूर्वोत्तर भारत में जो है होती है। इसको हम काटो और जलाओ के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसे आप जानते हैं। इस प्रकार की खेती में जो है फसल काटने के बाद कुछ वर्षों के लिए भूमि को ऐसा ही छोड़ दिया जाता है। खेती करने के लिए वन भूमि को साफ किया जाता है और अपशिष्ट को जलाकर राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है और खेती की जाती है। काटो और जलाओ भी खेती कहते हैं। बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन आपके यहाँ पे सामने रहेगा। क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के उस समूह का चयन करिए जिन्हें पौधे के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। ऐसी चीजें बताना है जिससे पौधे के एक ही भाग से जो है प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है, सेब, आलू, टमाटर, गन्ना, या दूसरा आपका यहाँ पे हो जाएगा पालक, अदरक, गन्ना, गाजर। तीसरा है गन्ना, आलू, अदरक, या कमल ठंडल, और पालक, पत्ता गोभी, जीरा और आलू। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है पौधे के एक ही भाग से जो है प्राप्त होते हैं। तो आप जानते हैं राइट आंसर आपका हो जाएगा तना। जैसे तना जो है वो गन्ना है, आलू भी क्या है, तने से प्राप्त होता है, अदरक भी क्या है, तना है, और कमल
डंठल जो है ये भी क्या है, तना है। तो ये तीनों जो है, चारों जो है तनों से प्राप्त होते हैं। तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सब कैसी है, तने से प्राप्त होने वाले हैं। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन है विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, तो विटामिन कैसे हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। क्या जी ऑप्शन सही है? दूसरा है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। तीसरा है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। या हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। बात हो रही है यहाँ पर विटामिन की। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में हमें आवश्यक होते हैं। डी यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये क्या है? ये रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक परियोजना मिशन है। तो आपको यहां पर राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है जल शक्ति नमामि गंगे, दूसरा है गंगा आमंत्रण अभियान जल शक्ति, या राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा एक्शन प्लान, या नमामि गंगे यमुना एक्शन प्लान। तो आपको इसका जो है राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, बात हो रही है गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए, तो राइट आंसर होगा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा एक्शन प्लान। सी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो है सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आप जानते हैं कि गंगा नदी को जो है 2008 में, कब? 2008 में राष्ट्रीय नदी जो है घोषित किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन हम देख लें। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे सामने है। मृत सागर क्या है? आपको बताना है कि मृत सागर जो है वो क्या है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। दूसरा है ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। अगला है ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, या ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक है। बात हो रही है मृत सागर की। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप जानते हैं कि मृत सागर ऐसा सागर जो सभी महासागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन होता है, उसको क्या कहते हैं? मृत सागर कहते हैं। बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं इस वीडियो में, और सभी ऐसे क्वेश्चन जो आपके 8 फरवरी के एग्जाम में आ सकते हैं। और हमने जो अभी तक 24 प्रैक्टिस सेट आपके लिए डाल रखे हैं, उन प्रैक्टिस सेटों में सभी ऐसे क्वेश्चन हैं कि आपका ईवीएस का एक भी कोना नहीं बचेगा। अगर आप पूरे प्रैक्टिस सेट देखते हैं तो आपको हर प्रकार के, हर तरह के क्वेश्चन आपको ईवीएस के देखने को मिल जाएंगे। तो आप जो पुराने प्रैक्टिस सेट हैं जाकर उनको देख लें, क्योंकि आप अगर 30 में 30 ईवीएस में नंबर लेना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत होगी। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट है जिसमें लोग पर्यटन करना पसंद करते हैं। वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। यह झील जिस शहर में स्थित है वह शहर है। तो बात हो रही है डल झील की। तो राइट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा कि डल झील जो है कहाँ पर स्थित है, बात यहाँ पे हो रही है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? आप जानते हैं डल झील कहाँ है। राइट आंसर क्या है? उदयपुर है, जयपुर है, हैदराबाद है, या श्रीनगर है। तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पे डी, श्रीनगर में। डल झील जो है श्रीनगर शहर में स्थित है, जो हमारे देश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। जी भी आप जानते हैं। इस झील में हाउस बोट है जिसमें लोग जो है रहना पसंद करते हैं। वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं।
राइट आंसर यहाँ पे आपका डी था। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं बताना है आपको। दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष तो आपको बताना है दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष इनकी दिशाएं क्या क्या होंगी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाए? ऐसे क्वेश्चन बार बार सीटेट आपसे पूछता है। ऑप्शन है उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो आप देखें कि दिल्ली कहां है, दिल्ली आपकी यहां पे ऊपर है, और गांधीनगर किस साइड है? इस साइड है, और बिहार कहां है? इस साइड है। तो आप स्थिति खुद समझ लें कि अगर आप देखें कि दोनों कहां हैं, दिल्ली से नीचे हैं, तो एक है आपका दक्षिण पश्चिम में और एक होगा आपका दक्षिण पूरब में। तो दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब, जी जो आपका आंसर राइट यहाँ पे होने वाला है। तो कौन सा आंसर है? डी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि हम स्थिति आपको बता चुके हैं। आपको मैप का जो है नॉलेज होना चाहिए। मैप का अगर आपको नॉलेज है तो आप ईवीएस के 5 क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से सही कर लेंगे, अगर आप मैप सही से पढ़े हैं तो मैप का एक बार विशेष तौर से हम आपसे कह रहे हैं कि आप बिल्कुल विशेष तौर से मैप को एक बार देख के जाएं, इंडिया के मैप को। उसमें से कुछ भी आपको जो है पूछ सकते हैं, हम भी आपकी एक प्रैक्टिस करवा देंगे। आइए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, बात हो रही है पोचमपल्ली। तो पोचमपल्ली नाम है, क्या है? लोक चित्रकला का जो विशेष रंगों से बनाई जाती है। दूसरा है साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामितीय नमूने होते हैं। या तीसरा है बकरियों की किस्म का जिसका महीन ऊन शॉल बनाए जा काम होता है। या प्राचीन भारतीय मंदिरों की श्रेणी का। तो आपको बताना है पोचमपल्ली नाम है। तो पोचमपल्ली क्या है? आप जानते हैं कि तमिलनाडु में साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई की ज्यामितीय नमूने होते हैं। जी कहाँ की बात है? आप जानते हैं तेलंगाना की। तो पोचमपल्ली जो है साड़ी तेलंगाना की रेशम और सूती साड़ियों का एक प्रकार होता है, जी भी आप जानते हैं। इस साड़ी का नाम तेलंगाना में पोचमपल्ली एक जगह के नाम पर रखा गया है। राइट आंसर आपका यहां पे क्या हो जाएगा? बी जो है यहां पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला आपके सामने है, वह है प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउस बोट पर चौखटी आरा पहेली के जैसे दिखाता है, वह क्या है? राइट आंसर आपको यहां पे बताना है। ऑप्शन है देवबंद, मेहराव, मुकैना या खत्मबंद। तो आपको यहां पे राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा, वो है खत्मबंद। जो प्रतिरूप जो है हाउस बोट पर चौखटी आरा पहेली के जैसा दिखता है, वह कौन होता है? वह खत्मबंद होता है। इसका जो है प्रयोग है सजावट के लिए किया जाता है, जी आप जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो समझ ले, जे जो कश्मीरी हाउस बोट पर चौखटी आरा पहेली की जैसा जो है जैसे दिखता है, वह खत्मबंद है। और इसके बारे में बता दें, इसके तहत जो है आप देखें कि देवदार और अखरोट की लकड़ी का उपयोग करके हाथ से जो एक आकृति बनाई जाती है, उसका उपयोग छत और दीवारों को सजाने के लिए किया जाता है। कौन सी विधि है? खत्मबंद है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके यहां पे सामने है। क्वेश्चन आपके यहां पे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है? बात हो रही है प्राथमिक स्तर पर। तो आप जानते हैं कि ईवीएस की कितनी थीमें हैं? ईवीएस में जो है 6 थीमों का प्रयोग किया गया है। तो कौन कौन सी 6 होती हैं? पहली आप जानते हैं परिवार होती है। परिवार के अंतर्गत 4 उपथीमें होती हैं। कितनी? 4 उपथीम हैं। कौन कौन? आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे। दूसरी आपकी जो होती है वो है भोजन।
तीसरी आपकी जो है वो है पानी या इसी को जल कहते हैं। चौथी जो आपकी है वो है आवास, इसको आश्रय भी कहते हैं। पांचवी है आपकी यात्रा और छठवीं आपकी है हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो 6 थीमों का जो है ईवीएस की प्राथमिक जो है ईवीएस में वर्णन मिलता है, जी हम आपको बता चुके हैं। आपको यहाँ पे पूछा था प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? मौसम, पानी, यात्रा, जी नहीं है। भोजन, पदार्थ, आवास, जी भी नहीं है। परिवार और मित्र, यात्रा, प्राकृतिक संसाधन, तो जी भी नहीं होगा। आवास, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, हाँ तो जे आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे सामने रहेगा। क्वेश्चन आपके यहाँ पे सामने है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको एक अभिकथन दिया गया है और एक आपको जो है यहाँ पे कारण दिया गया है। तो एक अभिकथन भी है और एक कारण भी है। हमने आपसे कहा है कि यहाँ पर हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन कवर किए हैं, चाहे वो ईवीएस पेडागोजी हो या वो आपकी शिक्षा शास्त्र, दोनों के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पूरा प्रैक्टिस सेट है आपका। तो पहला है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। ठीक है, विषयों की बजाय क्या है? थीम है, सही बात है। दूसरा है विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो क्या ये बात आपकी सही है? जे आर जो कथन है इसका कारण कुछ नहीं है, जे आपका मिस्टेक हो गया है। तो ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, ए गलत है परंतु आर सही है, जी तो आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या, जी गलत बात हो गई। आर ए की व्याख्या तो यहां पे कर ही नहीं रहा है। और लास्ट आपका हो जाएगा यहां पर कि ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कहता है। डी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों विद्यार्थियों के लिए आसान है। ठीक है बात, लेकिन यहां पर जो आर है वो एक ही व्याख्या तो नहीं कर रहा है। दोनों बातें तो सही मान लेते हैं हम, तो डी आपका यहाँ पे आंसर राइट हो जाएगा कि दोनों बातें तो सही हैं लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए आपका यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। ऐसे ही ईवीएस पे क्वेश्चन आपके आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, तीसरा है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, और लास्ट है पाठचर्या से बाहर जाना। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, बात हो रही है विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है कि पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। विद्यालय के बाहर की चीज़ों को बच्चों से जोड़ेंगे तो मतलब क्या है? पाठ्य पुस्तकों के बाहर की चीज़ें व्यक्ति को माने बच्चों को सिखाना है। तो ये यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर सामने रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने है कि पर्यावरण अध्ययन पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में आओ करके सीखे का उद्देश्य है। ऑप्शन है विद्यार्थियों को संलग्न करने में, दूसरा है विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करना, तीसरा है वैज्ञानिक शब्दावली को सीखना, या लास्ट है परीक्षा में उत्तम परिणाम द्वारा अधिगम प्रतिफलों की प्राप्ति करना। तो आपको इनमें से राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर इनमें से आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है वो यहाँ पे हो जाएगा
विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करना, बी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। बी यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जी, आप देख चुके हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बी जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता दर्शाती है? ऑप्शन है, यह विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की जरूरतों का ध्यान रखती है। दूसरा है, इसमें वास्तविक कहानियां और घटनाएं हैं। तीसरा है, यह एकीकृत रूप से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विषय प्रस्तुत करती है। या लास्ट है, यह अमूर्त संकल्पनाओं की व्याख्या पर केंद्रित है। तो राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। बात हो रही है एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता प्रदर्शित करती है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन कौन सी ऑप्शन सही हो सकते हैं? यह विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की जागरूकता का ध्यान रखती है, बिल्कुल सही बात यहां पर है। दूसरा है, इसमें वास्तविक कहानियां और घटनाएं हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा यहां पर है, यह एकीकृत रूप से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विषय प्रस्तुत करती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लास्ट है आपका, यह अमूर्त संकल्पनाओं की व्याख्या पर केंद्रित है, ये बात आपकी यहाँ पे नहीं होती है। डी आपका ऑप्शन गलत है, लेकिन ए बी सी आपकी जो है तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ए बी सी किस में है? ए बी सी जो है हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन में आपका राइट हो जाएगा। ए बी सी यहाँ पर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में विद्यालयी क्षेत्र भ्रमण का महत्वपूर्ण लक्ष्य है? ऑप्शन पहला है, विद्यार्थियों में नई अधिगम जानकारी लेने की और सीखने की रुचि जगाना। दूसरा है, विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों को नियमित सीखने सिखाने की प्रक्रिया से मुक्ति मिलती। तीसरा आपका है, शिक्षण अधिगम के लिए निधि का सही उपयोग करना। लास्ट है, अपने बच्चों को पिकनिक पर जाते हुए देख अभिभावकों को प्रसन्न होना। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आप जानना है डी तो आपका पूरी तरह से यहाँ पे गलत हो जाएगा। पहला आपका था विद्यार्थियों में नई अधिगम जानकारी लेने की और सीखने की रुचि जगाना, ये जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात हो रही थी पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में विद्यार्थी क्षेत्र भ्रमण का महत्व। तो क्षेत्र भ्रमण अगर विद्यार्थी करेंगे तो नई अधिगम जानकारी लेने की और सीखने की रुचि उनमें जगेगी, इसलिए ये जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भ्रमण बहुत जरूरी है बच्चे में। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके ईवीएस में पूछे जा सकते हैं। हम बार बार आपसे कह रहे हैं, हमारा ये 25 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं, अभी तक हम आपको 24 बता चुके हैं और ये जो है 25वां है। अगर आप सभी प्रैक्टिस सेट लगा देते हैं तो आप वहाँ पे 30 में 30 करके आएंगे और आप पूरे प्रैक्टिस सेट देख लें और 8 फरवरी को पेपर देने जाएं, तब आपको पता चलेगा क्वेश्चन यहीं से घूम के आएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न कहने को एक व्यक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, तीसरा है अनुशासन को बनाए रखने के लिए और ध्यान खींचने के लिए। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न कहने को एक युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है जिससे कक्ष में बच्चों में जिज्ञासा बढ़े। बी यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए गए हैं जिनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको सीटेट पूछेगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके यहाँ पर सामने है। माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई। वापस आने के पश्चात उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की। इसे जिस रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह है, ऑप्शन है अधिगम का आकलन, या दूसरा है यहां पे अधिगम के लिए आकलन। तो यहां पे क्या हो रहा है जी आपको बताना है। तीसरा है आकलन अधिगम के रूप में या अधिगम के दौरान आकलन। तो भ्रमण पर आकर चर्चा हो रही है तो इसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है, तो अधिगम के लिए आकलन। बी यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब जानते हैं जिसमें वह अधिगम के लिए आकलन कर बालक के व्यवहार की अध्ययन करके उसकी व्याख्या प्रस्तुत कहती है, जबकि अधिगम का आकलन घटना या परिस्थिति में कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे आप अंतर समझ रहे हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अधिगम के लिए आकलन हो रहा है यहाँ पर। बी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। ऑप्शन है अज्ञात से ज्ञात, या ज्ञात से अज्ञात, या वैश्विक से स्थानीय, या अमूर्त से मूर्त। तो आपको यहां पर राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहां पे होगा ज्ञात से अज्ञात। बी जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। सीखने के सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है कैसे, ज्ञात से अज्ञात की ओर। बी जो है यहां पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन आपके यहां पर सामने है। क्वेश्चन में बात किसकी हो रही है, रूपल की। रूपल कक्षा 5 की छात्रा है। वह अपने शिक्षक को बताती है कि जब उसकी छोटी बहन रोती है तो दादी उससे कहती है कि चुप हो जा, नहीं तो चांद पर बैठा बूढ़ा बाबा उसे ले जाएगा। यदि आप रूपल के शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन है रूपल की दादी से बात करके उन्हें ऐसा कहने से मना करेंगे, या रूपल से बात करके समझाएंगे कि दादू झूठ कह रही है, या रूपल को चांद के बारे में बताएंगे कि ऐसा कोई बाबा वहाँ नहीं है, या रूपल से कहेंगे कि वह सूचना का संकलन कर इस तथ्य की जांच करे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझ आधारित क्वेश्चन है। आप इसका सही आंसर क्या लगाएंगे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। रूपल से कहेंगे कि वह सूचना का संकलन करे और उसकी स्वयं जांच करे, जिससे उसको स्वयं सब पता चलेगा। आप जानते हैं कि रूपल कक्षा 5 की है, छात्रा है। वह अपने शिक्षक को बताती है कि वह उसकी छोटी बहन, जब उसकी छोटी बहन रोती है तो दादी उससे कहती है कि चुप हो जा, नहीं तो चांद पर बैठा बूढ़ा बाबा उसे ले जाएगा। यदि आप रूपल के शिक्षक हैं तो रूपल से कहेंगे कि वह सूचना का संकलन कर इस तथ्य की जांच करे। तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत सूचनाओं को संकलित करने का एक माध्यम है। यह विशेष रूप से जानकारी खोजने और तथ्यों और पुनः प्राप्त के केंद्रित होता है, इसलिए आप उसको जो है सूचना का संकलन करने के लिए कहेंगे। डी यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से किस कारण के समूह
चर्चा उपयुक्त विधि है। आपको यहां पे राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है अंतर व्यक्तित्व कौशलों का विकास करना, विकास होता है। दूसरा है बच्चे भिन्नता को सम्मान करना सीखते हैं। बहुमुखी चिंतन एवं नवीन समाधान में सहायक है, या विषयों के बीच की सीमाएं तोड़ने में सहायक है। तो आपको यहां पे राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आपका आंसर यहां पे हो जाएगा कि बहुमुखी चिंतन और नवीन समाधान में सहायक होते हैं। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी यहां पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। ऑप्शन है दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना, या दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना, या जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, या पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा। आपको बताना है निम्नलिखित पर्यावरण की कक्षा में रूपांतरण आकलन का समुचित कार्य नहीं है। समुचित कार्य नहीं है की बात यहां पर हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि पर्यावरण प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है, बात यहां पर हो रही थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है यहां पे राइट आंसर हो जाएगा।